जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड 15 नवंबर साल 2000 को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। उसके बाद साल 2014 तक झारखंड दो चीज़ों के लिए पूरे देश में विख्यात या यूं कहें कि कुख्यात रहा। पहला, राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और भ्रष्टाचार यानी करप्शन। पूरे देश में झारखंड सुर्खियों में रहता था। इस दौरान सरकारें बनती रहीं, गिरती रहीं, गिराई जाती रहीं। 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। भ्रष्टाचार के कई मामले सुर्खियों में रहे। 2014 के चुनाव में पहली बार झारखंड में एक स्थिर सरकार बनी, स्टेबल गवर्नमेंट बनी, और यह सिलसिला 2019 और 2024 के चुनाव में भी जारी है। तो झारखंड अब राजनीतिक रूप से तो स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार के दाग से आज तक पीछा नहीं छुड़ा पाया है। 2014 से 2019 तक चली रघुवर दास की सरकार बहुमत की सरकार थी, स्थिर सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। इसके बावजूद टॉफी टी शर्ट घोटाला, कंबल घोटाला और मोमेंटम झारखंड घोटाला सहित कई घोटालों के आरोप उस पर लगे। 2019 से 2024 तक चली हेमंत सोरेन की सरकार में पत्थर खनन, जमीन और टेंडर कमीशन घोटाला जैसे मामले चर्चा में रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय जो टिप्पणी की, उसने ईडी की कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। लेकिन टेंडर कमीशन घोटाला में 32 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार होकर जेल जाना पड़ा। पूजा सिंघल और छवि रंजन जैसे आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में गिरफ्तार हुए और जेल गए। तो मैं झारखंड के कुछ बड़े घोटालों को आपके सामने एक एक करके लाऊंगा, और इसकी शुरुआत आज की वीडियो में झारखंड के पहले बहुचर्चित घोटाले के साथ होगी। करीब 20 साल पहले का यह घोटाला आज भी गाहे बगाहे चर्चा में आ जाता है, और यह घोटाला है मैनहट्ट घोटाला। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से झारखंड की राजनीति में मैनहट्ट घोटाले की बड़ी चर्चा होती है। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान यह घोटाला सुर्खियों में था, जब जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर रघुवर दास, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, चुनाव लड़ रहे थे, और उन्हीं की कैबिनेट में मंत्री रह चुके सरयू राय उनके सामने थे, और ये घोटाला सरयू राय ने ही उजागर किया था, आरोप लगाए थे। दरअसल झारखंड बनने के बाद रांची की बदहाल सीवरेज ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर रांची के ही कुछ समाज सेवियों ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साल 2003 में एक आदेश दिया, और आदेश देकर कोर्ट यह कहता है कि प्रदेश की सरकार राजधानी रांची में सीवरेज ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने का काम करे। और जब जैसे ही यह कोर्ट का आदेश आता है, तो उस समय के जो नगर विकास मंत्री होते हैं बच्चा सिंह, उन्होंने एक आदेश निकाला, और उनके आदेश पर परामर्शी यानी कंसल्टेंट बहाल करने के लिए टेंडर निकाला गया। टेंडर आए और 2 कंसल्टेंट्स का चयन हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सरकारें गिरती रहती थी, तो सरकार गिर गई, सरकार बदल गई, और 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनी और रघुवर दास नगर विकास मंत्री बनाए जाते हैं। उन्होंने रांची के सीवरेज ड्रेनेज का डीपीआर फाइनल करने के लिए 31 अगस्त 2005 को एक बैठक बुलाई, और उसमें फैसला लिया कि पहले से चयनित जो कंसल्टेंट्स हैं उनको हटा दिया जाए। हटा दिया गया। तो जिन कंपनियों को हटाया गया वे हाईकोर्ट चली गई, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन दोनों कंसल्टेंट्स को हटा दिया। एक ओआरजी थी, एक और कोई था, और सीवरेज ड्रेनेज का डीपीआर बनाने के लिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सिंगापुर की एक कंपनी जिसका नाम था मैनहट्ट, उसको कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया गया। आरोप है कि इस पर तकरीबन 21 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मैनहट्ट की कंसल्टेंट के रूप में नियुक्ति की जांच के लिए जब आरोप लगे इस पर कि मैनहट्ट की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई, तो एक हाई पावर टेक्निकल कमेटी बनाई गई, और इस टेक्निकल कमेटी में 5 इंजीनियर एंड चीफ अधिकारी शामिल थे, और इस कमेटी ने करीब 17 पेज की रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें कहा गया कि एजेंसी यानी मैनहट्ट और उसको नियुक्त करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि व्यापक गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने भी 2 बार सरकार को नोटिस जारी किया, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तब तक 2019 का विधानसभा चुनाव आ जाता है, और
रघुवर सरकार में मंत्री रहे सरयू राय, जिनको टिकट नहीं मिला वे बागी हो गए और वे रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा बना लिया और जब वे चुनाव जीत गए, यानी जब रघुवर दास को उन्होंने हरा दिया, तो सरयू राय ने इस मामले को झारखंड की विधानसभा में उठाया। कई बार जांच के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मांग की कि इसकी जांच कराइए। अक्टूबर 2020 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैनहट्ट मामले की जांच के लिए एसीबी को मंजूरी दे देते हैं। एसीबी नवंबर 2020 के पहले एक पी दर्ज करता है, प्रारंभिक जांच, और जून 2021 के तीसरे हफ्ते में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और कुछ अन्य लोग जो इसमें आरोपी बताए गए उनको एक नोटिस जारी करता है और कार्रवाई चलती रहती है। एसीबी जांच करता है, उसकी क्या जांच की रिपोर्ट है ये सब कुछ पता नहीं चलता है और पी में क्या आया सामने ये भी जब पता नहीं चलता है, तो सरयू राय अगस्त 2022 में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हैं। साल 2024 के जून महीने में कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है और आदेश देता है कि मैनहट्ट घोटाले में एसीबी की तरफ से प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने को लेकर सरयू राय ने जो याचिका दाखिल की है उसको खारिज किया जाता है। तो कोर्ट ने इसको खारिज किया, लेकिन अदालत ने जो याचिकाकर्ता थे सरयू राय उनको ये छूट दी कि वे थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं और कोर्ट के आदेश के बाद सरयू राय इस मामले में डोरंडा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। सरयू राय का कहना है कि अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती इस प्राथमिकी पर तो वे फिर कोर्ट में जाएंगे। सरयू राय का कहना है कि मैनहट्ट के नाम से जो टेंडर रांची के सीवरेज ड्रेनेज का डीपीआर तैयार करने के लिए डाला गया था वो दरअसल सिंगापुर वाला असली मैनहट्ट नहीं था, बल्कि इसके लिए भारत में इसी नाम से एक कंपनी बनाई गई और टेंडर डाला गया। तो इसकी जांच होनी चाहिए और अगर ये सही है तो ये बहुत गंभीर बात है, ऐसा सरयू राय कहते हैं। सरयू राय ने इस पर बाकायदा एक किताब लिख डाली है दोस्तों। इस किताब का नाम है लम्हों की खता, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इस पूरी किताब में उन्होंने मैनहट्ट नियुक्ति घोटाला का जिक्र किया है और रघुवर दास पर आरोप लगाया है कि उनके चलते झारखंड की देश भर में बदनामी हुई है। उन्होंने लिखा कि रघुवर दास ने अपने निहित स्वार्थों के लिए ओआरजी जो पहले का कंसल्टेंट था उसको हटाया और इसके कारण झारखंड की सरकार को या झारखंड स्टेट को वित्तीय नुकसान, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़े। सरयू राय ने रघुवर दास पर जनता की कठिनाइयों को बढ़ाने और बीजेपी को भी बदनाम करने का आरोप लगाया। आइए इन 15 बिंदुओं से समझते हैं कि सरयू राय किस आधार पर कह रहे हैं कि मैनहट्ट नियुक्ति में घोटाला हुआ। पॉइंट नंबर 1, रांची में सीवरेज ड्रेनेज के लिए परामर्शी चयन की निविदा विश्व बैंक की QBS यानी क्वालिटी बेस्ड सिस्टम पर आमंत्रित की गई। इस सिस्टम में वित्तीय दर में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट निविदा दाता का ही लिफाफा खुलता है। पॉइंट नंबर 2, मूल्यांकन में सभी निविदा दाता अयोग्य पाए गए। विभाग के सचिव ने दिनांक 12/8/2005 को प्रस्ताव दिया कि निविदा को रद्द कर QCBS यानी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिस्टम पर निविदा निकाली जाए। विभागीय मंत्री ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और 17 अगस्त 2005 को इसी निविदा के आधार पर आगे की कार्रवाई करने को कह दिया। पॉइंट नंबर 3, उसी दिन निविदा की शर्तों में बदलाव करके षड्यंत्र के तहत मैनहट्ट को नियुक्त करने के लिए कह दिया गया। पॉइंट नंबर 4, परिवर्तित शर्तों पर निविदा का मूल्यांकन आरंभ हुआ तो निविदा में अंकित योग्यता की शर्त पर मैनहट्ट अयोग्य हो गया, फिर भी मूल्यांकन समिति को मजबूर किया गया। पॉइंट नंबर 5, अयोग्य होने के बाद भी मैनहट्ट का तकनीकी लिफाफा खोला गया और मूल्यांकन में उसे तकनीकी पैमाना पर सर्वोत्कृष्ट घोषित कर दिया गया। पॉइंट नंबर 6, तकनीकी रूप से सर्वोत्कृष्ट घोषित हो जाने के बाद केवल मैनहट्ट का ही वित्तीय लिफाफा खुला। निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग ने अपनी जांच में साबित कर दिया है कि किस भांति मैनहट्ट का चयन अधिक दर पर अनुचित तरीके से किया गया। पॉइंट नंबर 7, मैनहट्ट की नियुक्ति में अनियमितता का मामला झारखंड विधानसभा में उठा। इसे लेकर 3 दिन तक यानी 7 मार्च 2006 से 9 मार्च 2006 तक विधानसभा बाधित रही, लेकिन विभागीय मंत्री ने सदन में झूठा वक्तव्य दिया। 8वां बिंदु, विधानसभा अध्यक्ष ने मैनहट्ट नियुक्ति प्रकरण की जांच के लिए विधानसभा की विशेष समिति गठित कर दी, लेकिन समिति के समक्ष नगर विकास विभाग ने प्रासंगिक दस्तावेज नहीं रखे।
नवे बिंदु के अनुसार विधानसभा की विशेष जांच समिति की अनुशंसा पर नगर विकास विभाग के ही एक अंग आरआरडीए के मुख्य अभियंता के कोऑर्डिनेशन में 3 सदस्यीय तकनीकी समिति गठित कर दी गई। एक साजिश के तहत समिति ने मैनहर्ट की नियुक्ति को सही ठहरा दिया। 10वें बिंदु के अनुसार फिर विधानसभा की कार्यान्वयन समिति ने मामले की गहन जांच की और पाया कि मैनहर्ट की नियुक्ति अवैध है। समिति ने मैनहर्ट को दिए गए कार्यादेश को रद्द करने की अनुशंसा की। 11वें बिंदु के अनुसार कार्यान्वयन समिति की अनुशंसाओं की जांच 5 अभियंता प्रमुखों की टीम ने की। सभी ने माना कि निविदा की शर्तों के तकनीकी आधार पर मैनहर्ट अयोग्य था। 12वें बिंदु के अनुसार निगरानी विभाग के तत्कालीन आरक्षी निरीक्षक MV राव ने जांच की अनुमति के लिए निगरानी आयुक्त रहीं राजबाला वर्मा को 5 पत्र लिखे, लेकिन जांच की स्वीकृति नहीं मिली। 13वें बिंदु के अनुसार निगरानी आयुक्त राजबाला वर्मा ने निगरानी ब्यूरो की जगह निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग को जांच का आदेश दिया। कोषांग ने मैनहर्ट की नियुक्ति में पक्षपात साबित कर दिया और मैनहर्ट को अयोग्य बताया। 14वें बिंदु के अनुसार मैनहर्ट ने निविदा के साथ बिंटान रिसोर्ट के जिस लेटर पैड पर 2005 में अनुभव प्रमाण पत्र दिया था, उस लेटर पैड का उपयोग 2000 में ही कंपनी ने बंद कर दिया था। और 15वें बिंदु में कहा गया है कि अवैध रूप से नियुक्त किए जाने के बाद सरकार, रांची नगर निगम और मैनहर्ट के बीच ऐसा त्रुटिपूर्ण समझौता हुआ जिसके कारण मैनहर्ट पूरा भुगतान लेकर और काम अधूरा छोड़कर निकल गया। तो फिर जब किताब छप गई तो मीडिया ने रघुवर दास से पूछा कि आपका क्या कहना है। तो अपनी प्रतिक्रिया में रघुवर दास ने मीडिया को कहा कि सरयू राय की किताब में मेरे नाम का जिक्र किया गया है। जिस मैनहर्ट पर वो किताब है वो मामला बहुत पुराना है, इसकी जांच भी हो चुकी है। सेक्रेटरी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक ने इस पर जांच की। कैबिनेट में भी यह मामला गया, भारत सरकार के पास भी मामला गया, वहां से इसको मंजूरी दी गई और कोर्ट के आदेश के बाद मैनहर्ट को भुगतान भी किया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाता। और रघुवर दास का कहना है कि जब मैनहर्ट को भुगतान किया गया तो अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन वित्त मंत्री थे। तो अगर सरयू राय को लगता है कि कोर्ट का आदेश सही नहीं था तो उन्होंने इस पर अपील क्यों नहीं की। रघुवर दास का कहना है कि जिस समय कोर्ट के आदेश पर भुगतान हुआ उस समय वे न तो मुख्यमंत्री थे और न मंत्री थे, और जब वे नगर विकास मंत्री थे उस समय मैनहर्ट के मामले पर उन्होंने ही कमेटी बनवाई थी। तो रघुवर दास का कहना है कि सरयू राय उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और कोई भी मौका मिलता है तो ऐसा करने से चूकते नहीं हैं। इधर जब सरयू राय की याचिका कोर्ट से खारिज हो जाती है तो उनका कहना था कि 26 जून 2024 को जब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी रिट याचिका को खारिज करने का निर्णय लिया तो घोटालेबाजों और उनके समर्थकों ने इसे अपनी जीत बताया और उनके लिए यानी सरयू राय के लिए एक बड़ा झटका बताया। सरयू राय का कहना है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने उनकी याचिका में जो उल्लिखित बिंदु थे उनका जिक्र किया है और उनके अनुसार मैनहर्ट के परामर्शी चयन में भारी अनियमितताएं हुई हैं। सरयू राय का कहना है कि उनकी रिट याचिका को न्यायालय ने केवल इस आधार पर खारिज किया है कि इस विषय में 28 सितंबर 2018 को झारखंड उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पहले ही निर्णय दे दिया है कि सरकार इसकी जांच के निष्कर्षों पर कार्रवाई करे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हाईकोर्ट का कहना है कि इस मामले में जब 2 जजों की खंडपीठ ने निर्णय दे दिया है तो उस पर एकल पीठ द्वारा विचार किया जाना उचित नहीं है। लेकिन इस बीच मामले में एक नया मोड़ आ गया, और नया मोड़ तब आया जब अगस्त 2024 में मैनहर्ट कंपनी ने सरयू राय के खिलाफ रांची के सिविल कोर्ट में 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा कर दिया, मुकदमा कर दिया। और मैनहर्ट की याचिका में कहा गया है कि सरयू राय मेसर्स मैनहर्ट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की छवि धूमिल कर रहे हैं। तो इस पर सरयू राय का कहना है कि वे इस मुकदमे का मुंहतोड़ जवाब देंगे और उन्हें खुशी है कि उन्हें इस साजिश को बेनकाब करने का मौका मिला है। सरयू राय ने बताया कि इस मामले में 11 जुलाई 2024 को उन्होंने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक आवेदन दिया था और थाने में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। जब उनसे पूछा गया कि इतने सालों बाद मैनहर्ट कंपनी आप पर मुकदमा कर रही है मानहानि का, तो इसके पीछे
क्या मकसद हो सकता है? तो इसके जवाब में सरयू राय का कहना था कि कारण कई हो सकते हैं। उनके अनुसार फिलहाल वे इसे एक बड़ी साजिश से पर्दा उठाने के एक अवसर के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मैनहट्ट का पेच है, ये जो घोटाले की बात है, फिर जांच है, कार्रवाई है, अदालतें हैं, कोर्ट है, एसीबी है, 20 साल से चल रहा है और इस पेच के फिलहाल सुलझने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा घोटाला है जो रह रह कर झारखंड की राजनीति को गर्म करता रहा है। तो दोस्तों, ये थी मैनहट्ट घोटाले की कहानी। अगली कड़ी में एक और घोटाले की कथा लेकर आऊंगा। तब तक मैनहट्ट घोटाले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।